एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर्स सीएसएन आईटी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में एचएसएससी कंप्यूटर मॉक टेस्ट जो फर्स्ट हमारा हुआ था, जिसमें 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिले होंगे, उन 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चंस आपको जो 10 क्वेश्चंस थे उनसे जुड़े हुए बाकी भी क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, जो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो 30 से 35 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों की इस वीडियो से होने वाली है। कंप्यूटर की बेसिक से लेके एडवांस कंप्यूटर की प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके बताना कि 10 में से आप लोगों के कितने ठीक हुए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन ए वर्कशीट कार्ड। पूछा गया है कि एक वर्कशीट पे, वर्कबुक पे एक रो होती है, एक कॉलम होता है, वो एक कॉलम और एक रो जहां पे टकराते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है। तो उस जगह को ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेल बोला जाता है। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक्सेल है, ठीक है। ये आपका एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों को ए बी सी डी ई एफ जी एच ये दिख रहा है ऊपर। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट में आपको ये नंबरिंग दिख रही है। तो ये जो 1 2 3 4 है, ये क्या है आपकी, ये होती है आपकी रो। ये ए बी सी डी क्या है, ऊपर से नीचे, ये क्या है आपके, ये होते हैं आपके कॉलम। अब एक कॉलम और एक रो जहां पे टकराएंगे, उस जगह को क्या बोलेंगे, उस जगह को बोलेंगे हम, क्या बोल देंगे उस जगह को, हम बोलेंगे दोस्तों सेल। सेल बोलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल एड्रेस कहां पे लिखा होता है। यानी सेल एड्रेस का मतलब होता है ये सेल नंबर कौन सी है। जैसे ये सेल नंबर जो है ये A1 है, ये सेल नंबर जो है ये C3 है, ये सेल नंबर जो है ये F3 है। F3 होने का क्या मतलब है, F कॉलम है और तीसरे नंबर की रो है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको हम F3 बोल रहे हैं। तो F3 ये सेल का एड्रेस हो गया। F3 ये कहां पे लिखा होगा, ये आपका नेम बॉक्स में लिखा होता है। यहां से सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है कि एक सेल का एड्रेस जो होता है वो कहां पे लिखा होता है, तो नेम बॉक्स के अंदर लिखा होता है, ठीक है। पूछा जाए कि सेल का नाम, सेल का एड्रेस या सेल के अंदर जो कंटेंट है वो कहां पे दिखता है, तो वो आपको दिखता है फॉर्मूला बार के अंदर। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर F3 लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर मैं 4 5 4 4 4 4 देखिए लिखता हूं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी 4 4 4 4 लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला बार के अंदर भी। अब चला जाएगा, फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब दोबारा ये लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल F2 सेल के अंदर हम हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम, आई एम ए गुड बॉय। तो देखिए एक सेल से बाहर चला गया, जो भी था वो एक सेल से कंटेंट जो है हमारा बाहर जा रहा है और ये एक सेल के अंदर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ये सेल और ये सेल, इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं, इन दोनों का जो कंटेंट है उनको मैं मर्ज कर दूं और एक सेल के अंदर ले आऊं और पूरी को एक सेल बना दूं। तो मैं मर्ज एंड सेंटर का यूज करता हूं। जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारी ये एक रो, एक कॉलम जो है हमारा ये बन चुका है। अब ये अलग अलग नहीं है दोनों कॉलम, अब ये सॉरी सेल, ये एक ही सेल जो है वो बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारे पास डेटा जो होता है वो लाइन से ज्यादा बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, उसके लिए हम क्या करें। फॉर एग्जांपल देखिए मैं लिखता हूं, तो ये देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से ना जाए, ये सिर्फ एक ही सेल के अंदर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, सेल पर क्लिक करके सबसे पहले रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं जो भी डेटा डालूंगा तो वो आप देखेंगे कि वो एक ही सेल में आएगा और जैसे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट एक सेल जो है वो बन जाती है। तो हमने किस ऑप्शन का यूज किया, हमने रैप टेक्स्ट का यूज किया, हमने मर्ज एंड सेंटर का यूज किया और हमने देखा सेल एड्रेस कहां पे होता है और हमने देखा कॉलम और रो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और जो भी कंटेंट होता है वो कहां पे डाला जाता है, सेल के अंदर डाला जाता है। 5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। छठा क्वेश्चन होता है कि फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, तो 11 साइज होता है, कम से कम 8 होता है, ज्यादा से ज्यादा 72 होता है। छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। सातवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है जूम परसेंटेज के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा कितना जूम होता है, ज्यादा से ज्यादा 400% जूम होता है, कम से कम कितने परसेंट जूम होता है, 10% जूम होता है। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितने तरह के व्यू हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो सबसे पहला पेज ब्रेक व्यू होता है, दूसरा हमारे पास पेज लेआउट व्यू होता है, तीसरा हमारे पास नॉर्मल व्यू होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों आप लोगों से पूछे जाते हैं एमएस एक्सेल से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज।
यानी कि कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, कुछ श्रेणियां हमें दी हुई हैं, उन कैटेगरीज में मूल्यों की हमें तुलना करनी है कि भाई इस कैटेगरी के प्रोडक्ट इतने रुपए के हैं, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट इतने रुपए के हैं, उनके बीच में हमें कंपैरिजन करने के लिए कौन से चार्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम बी ऑप्शन यानी कि कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट के अलावा, कॉलम चार्ट के अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कोई भी चार्ट अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम किस बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, उसमें हमें चार्ट्स का कॉलम मिलेगा। चार्ट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं 8 तरीके के चार्ट, ठीक है। इनका नाम और इनका काम आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, अभी कॉलम का ही हमारे पास क्वेश्चन आया था। कॉलम चार्ट को बार चार्ट भी कहते हैं। तो कंपैरिजन, तुलना करने के लिए कैटेगरीज की वैल्यूज के बीच में हम किसका यूज करते हैं, बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास होता है दोस्तों लाइन चार्ट या फिर एरिया चार्ट जिसको बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है फॉर एग्जांपल, जैसे जनवरी के महीने में कोरोना केस कितने थे, फरवरी में कोरोना केस कितने, मार्च में कोरोना केस कितने, अप्रैल में कोरोना केस कितने। तो टाइम पीरियड के हिसाब से चीजों में हम क्या कर रहे हैं, चीजों को चेक कर रहे हैं कैटेगरीज में डिवाइड करके, ठीक है। तो उसके लिए हम एरिया चार्ट या फिर लाइन चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पाई चार्ट या फिर पाई को दोस्तों डॉगनट चार्ट भी बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है जब आपके पास कंप्लीटली 100% पूर्ण जानकारी होती है और फिर उस पूर्ण जानकारी में से आप डिवीजन करते हैं किस पार्ट को कितना देना है, उस चीज के लिए आप डॉगनट या फिर पाई चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है दोस्तों हायरार्की चार्ट, इंसर्ट हायरार्की चार्ट। उसमें क्या होता है कि इस तरह का जो चार्ट होता है, जब हमारे पास कैटेगरी के कुछ कॉलम होते हैं, एक हायरार्की से, एक मतलब सीरीज से हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, उनके बीच में हम जो है कंपैरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हायरार्की चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टैटिस्टिक चार्ट। स्टैटिस्टिक चार्ट का यूज होता है दोस्तों डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए कि भाई इस साल में इतना तेल बिका, इस साल में पेट्रोल का दाम इतना चला गया, उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट होता है दोस्तों स्कैटर चार्ट या फिर जिसको आप बबल चार्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली दो तरीके की आपके पास जब वैल्यूज होती हैं और उन दो तरीके की वैल्यूज के बीच में आप लोगों को कोई संबंध, रिलेशनशिप दिखाना होता है, तो आप स्कैटर या फिर बबल चार्ट का यूज करते हैं। एक होता है आपके पास दोस्तों वाटरफॉल चार्ट भी इसको बोलते हैं, फ्यूनल चार्ट भी बोलते हैं, स्टोक चार्ट भी बोलते हैं, सरफेस चार्ट भी बोलते हैं, रडार चार्ट भी बोलते हैं। सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम हमारा कॉलम चार्ट यूज होता है, हमारा पाई चार्ट यूज होता है दोस्तों, या फिर हमारा कौन सा चार्ट यूज होता है, हमारा हायरार्की भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत यूज होता है, बट स्टैटिस्टिक ज्यादा यूज होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ याद रखने हैं। कॉम्बो चार्ट भी आप लोगों के पास होता है, ठीक है। तो इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कॉलम चार्ट हो जाएगा। तो आप लाइन चार्ट भी देख लिए हैं, अपने पाई चार्ट भी देख लिया, ठीक है। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड, यानी कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो स्पेस बची हुई है, ये बोला गया है लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड। आप इस क्वेश्चन का ऐसे भी लगा सकते हैं कि एचएसएससी का जब क्वेश्चन आता है, उसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए आते हैं उनके भी लेफ्ट में थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है। कई क्वेश्चन पेपर ऐसे आते हैं जिनमें पैराग्राफ दिए जाते हैं, एस्से लेटर दिए जाते हैं, तो उनमें भी थोड़ी सी स्पेस होती है। तो वही पूछा गया कि वो स्टार्टिंग की जो स्पेस होती है, मार्जिन होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इंडेंटेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, इंडेंटेशन बोलते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपके पास एक गटर टर्म यूज हुई है। गटर के बारे में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ और हम अलाइनमेंट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं और काफी बार एचएसएससी में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है, 11 है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 22 कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर रहे। बोल्ड को हम ऑन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ HSSC, मैंने सिर्फ इतना लिखा। मैं इस HSSC को जो है राइट साइड में लेके आना चाहता हूँ, यानी कि इसकी राइट अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल के साथ R बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। इसको मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल के साथ E दबाऊंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, और फिर मैं कंट्रोल के साथ L दबाऊंगा तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। क्या क्या प्रेस किया है मैंने, कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया पहले तो दोस्तों L, उसके बाद कंट्रोल के साथ मैंने प्रेस किया है दोस्तों R, लेफ्ट के लिए L, राइट के लिए R, और एक सेकंड, कंट्रोल प्लस L हो गया, कंट्रोल प्लस R हो गया, एंड कंट्रोल प्लस E हो गया, ठीक है। बीच में करने के लिए E, राइट में करने के लिए R, और लेफ्ट में करने के लिए L। ये क्या कर रहे हैं हम, ये अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
हम अलाइनमेंट कर रहे हैं टेक्स्ट की। अब देखो अब देखो ये मान लेते हैं हमारे पास ये लाइन है, पैराग्राफ है, इसके लेफ्ट साइड में ये जो स्पेस बची हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। यही हमसे पूछा गया था। स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? इंडेंटेशन बोलते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अगर हमें यहाँ से कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हम क्या करते हैं? यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पैराग्राफ हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो ये पूछा गया था कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग की जो स्पेस बचती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इंडेंटेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए जी, इंडेंटेशन के बाद आपसे बात आती है गटर क्या होता है। देखो लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन होता है लेआउट। लेआउट में गए, हमने मार्जिन का क्या मतलब होता है कि कितना स्पेस छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? मार्जिन होती हैं पेज की। हम इसमें कस्टम मार्जिन में जाते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे मार्जिन में गटर का ऑप्शन होता है, GUTTER, ठीक है? यहाँ पे नीचे देखो, ये हमारे इस करंट पेज का क्या दिख रहा है? करंट पेज का प्रीव्यू दिख रहा है। अब इस पेज के लेफ्ट साइड में कितनी ज्यादा स्पेस देनी है या फिर टॉप में कितनी ज्यादा स्पेस के बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे, इस चीज को ऊपर काम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम गटर का यूज करते हैं। अभी देखना, मैं गटर को अगर इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे ये जो पेज है आपका, ये देखिए कैसा हो जाएगा। मैं इसको मान लो 0 से 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए आधा ब्लैक होने का मतलब क्या है कि इधर इतना स्पेस चला गया, अब ये इतना ज्यादा स्पेस हो चुका है। इस स्पेस को वापस से कम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम गटर के ऊपर जाएंगे और इसको क्या कर देंगे? बिल्कुल पीछे से 0 कर देंगे। इसको 0 कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देखो स्पेस वापस से कितना हो गया? इतना ही हो गया। ऐसे आप लेफ्ट में भी स्पेस दे सकते हैं और टॉप ऊपर से भी आप स्पेस दे सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? गटर यूज करते हैं। और अलाइनमेंट किसके लिए यूज करते हैं? टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर अलाइन करने के लिए हम अलाइनमेंट का यूज करते हैं। और इंडेंटेशन होता है पैराग्राफ के स्टार्टिंग की जो मार्जिन और स्पेस जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है? स्पेसिंग के बारे में तो क्या ही बताऊं मैं, स्पेस का बटन यूज करते हैं हम स्पेस देने के लिए, सिंपल है, ठीक है? तो सी ऑप्शन आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। तो किसके द्वारा दी जाती है? वो क्या होता है दोस्तों? URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों, ठीक है? प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक सेट होता है, जिन नियम्स के ऊपर कंप्लीट इंटरनेट के ऊपर हमारी जो फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने होते हैं, नियम कायदे। उन्हीं रूल्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल बोलते हैं। जब कोई मर्डर हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस के प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, पुलिस अपने प्रोटोकॉल्स के आधार पे ही चलती है। वो ऐसा नहीं होता कि सीधा फांसी दे देंगे, नहीं। पुलिस का काम होता है चार्जशीट तैयार करना, कोर्ट में पेश करना, उसके बाद कोर्ट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद CID के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ऐसे सबके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनके माध्यम से एक फाइल दूसरी जगह पे जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशंस की शेयरिंग होती है, रिसोर्स की शेयरिंग होती है, उनके ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें आपके TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल जो होते हैं ये आपके उसमें काम करते हैं, ठीक है दोस्तों? URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों, यानी कि कंप्लीट एड्रेस आपकी वेबसाइट का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? तो लोकेशन, एक रिसोर्स की लोकेशन देने के लिए इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? हमें वही एक इंसान के बारे में, उसकी चीज के बारे में बताना, तो हम क्या करेंगे? उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका पूरा पूरा का पूरा URL, जैसे आप हम ग्रुप्स में शेयर करता हूं, मैं ग्रुप्स में क्या शेयर करता हूं? मैं अपनी वीडियोस का URL शेयर करता हूं, डायरेक्ट लिंक शेयर करता हूं। उस URL के ऊपर आप क्लिक करते हैं और फिर आप डायरेक्ट कहां पे आ जाते हैं? मेरी वेबसाइट यानी कि फिनिशर CS&IT पे आ जाते हैं, ठीक है? तो URL आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ईमेल एड्रेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको कंप्लीट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका नाम होता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है? जिसपे हम बात कर सकते हैं, हमारे आपस में ऑफिस की चीजें भेज सकते हैं, अटैचमेंट्स भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर है यहां तक? NTFS की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ए ऑप्शन, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक तो ये जो फाइल सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट का होता है और ये विंडोज 8, 8.1 यहाँ तक कि विंडोज 10 में भी यूज होता है। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का मतलब है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हैं उन सभी को संभालने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम।
नेक्स्ट आता है दोस्तों, व्हाट आर एसेंशियल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एसेंशियल ऑपरेटर्स इनमें से कौन कौन से हैं? तो ऑल ऑफ दी अबव मेंशन्ड जो है सारे के सारे आपके ऑपरेटर्स जो हैं ये सी प्लस प्लस में होते हैं। प्लस क्या होता है दोस्तों? अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। और क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर होता है। और लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स ने हमने पढ़े हैं, वीडियोस हमने देखी हैं, पाइथन में भी पढ़े हैं, सी में भी पढ़े हैं, सी प्लस प्लस में भी पढ़े हैं। तो प्लस और लेस देन इक्वल टू सारे के सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सी प्लस प्लस में होते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस इज इनकरेक्ट। पाइथन में इन तीन जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, डिक्लेरेशन दी गई, इनमें से कौन सी ठीक नहीं है ये पूछा गया है। तो स्टार्टिंग वाली है अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 2, ये बिल्कुल ठीक है। अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 3, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंडरस्कोर एक्स वाई जेड अंडरस्कोर इज इक्वल टू 5, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो नन ऑफ दीज आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है? एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ये एक्स वाई जेड वेरिएबल है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला रूल जो होता है वो ये होता है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल। दूसरा, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होना चाहिए, $@ ये यूज नहीं होने चाहिए। तीसरा, कि अंडरस्कोर से अगर स्टार्ट होता है तो भी वो वैलिड होता है। तो अंडरस्कोर से स्टार्ट है, अंडरस्कोर से स्टार्ट है, अंडरस्कोर तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तीनों के तीनों जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम दिया गया था, आपको इसको सोल्व करके आंसर बताना था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। किस लिए होगा अभी मैं बता देता हूं। x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। x एक वेरिएबल है जिसमें हमने 1 डाल दिया है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। वाइल लूप का यूज किया है, बिल्कुल ठीक है। ट्रू फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है। इफ x परसेंटाइल f का मतलब है 1 परसेंटाइल 5 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या कर देना है? हमें ब्रेक कर देना है, हमें रुक जाना है। फिर हमें प्रिंट करना है x, और x किस कंडीशन पे प्रिंट करना है? x प्रिंट करना है x प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। जिसने भी पाइथन की सीरीज हमारी देखी हुई है, 4-4.5 घंटे की पाइथन की वीडियो पूरी जिसने देखी हुई है, उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएंगे उनके ठीक ही मिलने हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें तो तब होंगी ना मेरे दोस्त, जब ये नीचे दी हुई कंडीशन सही होगी। यहाँ पे तो हमारा कंपाइलर हमें क्या करेगा? सिंटैक्स एरर दे देगा कि भाई ये गलत लिख रहे हो। x प्लस इज इक्वल टू, इनके बीच में ये जो स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस देने की क्या जरूरत है? ये इनवैलिड होता है। आपको लिखना पड़ेगा x प्लस इज इक्वल टू 1, ये एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन में क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्लाइड शो। पावर पॉइंट, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पावर पॉइंट पीपीटी की स्लाइड शो है। पावर पॉइंट की स्लाइड शो ही आप देख रहे हैं। वही पूछा गया है कि ऐसी स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए सॉरी, ऐसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो को हम किस की का यूज करते हैं? तो हम F5 की का यूज करते हैं। ठीक है, F1 का यूज करते हैं दोस्तों हम किसके लिए? हेल्प के लिए। ज्यादातर हेल्प की पूछी जाती है F1, या फिर F5 की पूछी जाती है। F6 के साथ अगर हम शिफ्ट दबा देते हैं तो ये फॉन्ट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। F5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए होती है। What do you mean by one to many relationships? एक से अनेक संबंधों से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन था, एक कक्षा में कई शिक्षक हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? एक क्लास में बहुत सारे शिक्षक, नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक शिक्षक की कई कक्षाएं हो सकती हैं, हाँ। एक टीचर इंग्लिश भी पढ़ाता है, एक टीचर मैथ भी पढ़ा सकता है, एक टीचर साइंस भी पढ़ा सकता है, एक टीचर बहुत कुछ, जो भी मन करे उसका वो पढ़ा सकता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कई कक्षाओं में कई शिक्षक, नहीं। कई शिक्षकों में कई कक्षाएं, नहीं, क्योंकि 1 to many रिलेशन बताना है। 1 to many रिलेशन। डीबीएमएस की क्लास जो है 2 घंटे वाली, अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा 1 to many, 1 to 1, many to many क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस दोस्तों। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इनको समझा पाऊं और आंसर्स बता पाऊं। एचएसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे सारे के सारे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। पर्सनली अगर बिल्कुल साथ में ही
तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए। वहां पे जीके से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड या फिर वैकेंसी से रिलेटेड या फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो दी जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मॉक टेस्ट नंबर 2 एचएसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर ऐसे 10 और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे और उनका सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।